Well, hello and good morning, class 9. Now I'm going to take up the lesson A Truly Beautiful Mind from Behind. Now you must remember that this lesson you'll have in your UT second test. So be careful to learn it properly. But we should start from before you read. Who do you think of when you hear the word genius? यानी कि genius नाम सुनते ही आप किसके बारे में सोचते हैं? Who is a genius? आखिर genius होता कौन है? What qualities do you think a genius has? और कौन सी qualities आपको लगता है कि एक genius के होती हैं, के पास होती हैं? We shall now read about a young German civil servant. यानी कि एक young जर्मन सिविल सर्वेंट. सिविल सर्वेंट का मतलब सरकारी मुलाजिम, सरकारी नौकर, सरकारी कर्मचारी. Who took the world by storm? Who took the world by storm means to take the world by storm का मतलब होता है to surprise everyone. To take the world by storm means to surprise everyone. To surprise everyone. यानी कि this is the person who surprised everyone, who took the world by storm about 100 years ago. यानी कि आज से 100 साल पहले. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers. यानी कि समर में 1905 के the 26-year-old यानी कि ये इंसान जो कि 26 वर्ष का था, published यानी कि इसने पब्लिश कराए इन क्विक सक्सेशन का माने एक के बाद एक, तुरंत बाद एक के बाद एक, इन क्विक सक्सेशन या इन अ रो भी कहते हैं. यानी कि कॉन्सिक्वेंटली वन आफ्टर अनदर, सीक्वेंस इन सीक्वेंस, 4 groundbreaking papers. Groundbreaking papers means which became a benchmark, which became a hallmark, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थे. ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स अबाउट लाइट यानी कि लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं इसके बारे में, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज यानी कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक हमारे शरीरों में या फिर ग्रहों में मूव करती हैं उनके बारे में, एंड एनर्जी, और एनर्जी कैसे मूव करती है और किस किस टाइप की एनर्जी के बारे में इन्होंने बात करी. हिज वर्क का मतलब यहाँ पर है जो उन्होंने पब्लिश कराए पेपर्स. तो हिज वर्क took up only a few pages in scientific journals. साइंटिफिक जर्नल्स में, जर्नल्स मतलब उनके जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जर्नल्स कहते हैं, पीरियोडिक जर्नल्स भी होते हैं, डेली जर्नल्स भी होते हैं. जर्नल्स अगर वो डेली हैं तो वो एक किस्म के न्यूज़पेपर होते हैं, पर उसमें साइंस के ही विषय में जानकारी दी जाएगी, तो वो साइंटिफिक जर्नल्स कहलाएंगे. तो साइंटिफिक जर्नल्स में, बट चेंज्ड फॉर एवर, लेकिन इन पेपर्स ने, 4 पेपर्स ने चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस. यानी कि स्पेस, ये जो हम ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ हम जानते हैं, उसकी हमारी समझ में इजाफा किया. यानी कि इट इंक्रीज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस एंड द होल यूनिवर्स. कॉस्मोस इज द होल यूनिवर्स. इन सब के बारे में इट एडेड टू आवर नॉलेज. यानी कि जो पहले इंसान के पास नॉलेज थी उसमें काफ़ी कुछ इसने इजाफा किया. एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस. यानी कि ये नाम आइंस्टाइन जो है उसके बाद से सिनोनिम बन गया. सिनोनिम मतलब एक समानांतर नाम बन गया जीनियस के लिए. यानी कि हम जब भी जीनियस कहें तो हमारे दिमाग में एकदम से उभरता हुआ नाम था उस समय पर आइंस्टाइन. डू यू गेट इट? Synonym means a similar name. Now 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. जब ये लिखा गया होगा ये लेसन, तो वो कह रहा है कि 50 साल उनको मरे हुए हो गए, लेकिन उनका जो जीनियस वाला जो काम था, the talent that he showed, टैलेंट से ऊपर की चीज़ है जीनियस बच्चों. टैलेंट के लिए भी जो प्राप्त करना मुश्किल होता है, कुछ बिरले ही कर पाते हैं. That is what is called a genius. Albert Einstein was born on 14 March 1879.
1879 में इनका जन्म हुआ 14 मार्च को इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म नाम के जर्मन सिटी में, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। ऐसा कोई उस समय पे इंडिकेशन नहीं था या ऐसा कोई साइन नहीं था। देयर वाज नो साइन ऑफ हिज ग्रेटनेस। और जब बच्चा पैदा होता है उसका क्या साइन दिखाई देगा ग्रेटनेस का? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कोई साइन नहीं था। ऑन द कॉन्ट्री, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक। उनकी माँ समझती थी कि हमारा जो एल्बर्ट है वो पागल है, वो सिर्री है, दीवाना है, पगला है। फ्रीक, फ्रीक का मतलब जो लोग नॉर्मल लोगों की तरह नहीं सोचते, जो लोग नॉर्मल लोगों की तरह दिखते नहीं, जो लोग नॉर्मल लोगों की तरह बात नहीं करते, लेकिन उनमें बहुत बड़ा जीनियस भी छुपा होता है कई बार। तो ऐसा वो फ्रीक था, पागल था वो। एंड टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। और माँ को खुद लगता था कि उसका बच्चे का जो सर है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। मच टू लार्ज मीन्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा। एट द एज ऑफ 2.5 यानी कि 2.5 वर्ष की उम्र में, आइंस्टाइन स्टिल वाज़न्ट टॉकिंग। यानी कि 2.5 वर्ष की उम्र में वो बच्चा बात नहीं कर पाता था। He could not talk at the age of 2.5 years. When he finally did learn to speak, और जब उसने सीख लिया बोलना फाइनली किसी भी प्रकार से, he uttered everything twice. तो वो हर बात को 2 बार बोलता था। जैसे माना किसी से कुछ भी कहना हो, फॉर एग्जाम्पल हेलो हेलो, पेन पेन, लाइक दैट, he would repeat it twice. 2 बार वो बोलता था। Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. उसको यही समझ में नहीं आता था कि और बाकी के साथ के बच्चों के साथ क्या किया जाए, because other children would love to play with others, but he was not that sort of person. He was just happy with himself. He did not know how to use the spirit of camaraderie. Camaraderie means friendship. The spirit of friendship, how to spread it. He did not know it. तो his playmates मतलब जो साथ में खेलते हैं, जैसे classmates जो क्लास में पढ़ते हैं, schoolmates जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, हालांकि आपकी क्लास में ना हो लेकिन स्कूल में है तो schoolmates हो गए। ऐसी playmates means those who play with you. तो उसके playmates उसको कहते थे brother boring, यानी कि ये तो भैया बोरिंग भाई है अपना, तो brother boring he was called. So the youngster played by himself much of the time. यानी कि इसलिए ये अकेले ही खेला करता था। यानी कि आइंस्टाइन when he was still a child, he would play alone or he would love to play alone. He did not want to mix up with others. यानी कि वो दूसरों के साथ mix up नहीं होता था। He would play alone. He especially loved mechanical toys. उनको खास तौर पे मैकेनिकल टॉय, चाबी से चलने वाले, जो मशीन से चलने वाले खिलौने होते हैं, he loved them the most. उनको ज़्यादा पसंद करता था। Looking at his newborn sister Maja, उनकी जो न्यूबॉर्न सिस्टर थी, अभी पैदा ही हुई थी, नई नई बच्ची, तो उसको देख के he is said to have said, ऐसा कहा जाता है कि उसने कहा कि fine, but where are her wheels? ये तो ठीक है बच्ची हुई, लेकिन उसके व्हील्स कहाँ हैं? क्योंकि उसने टॉयज जो है हमेशा चाबी भरने वाले और व्हील्स पे चलने वाले देखे थे। A headmaster once told his father, एक हेडमास्टर ने उनके फादर से एक बार कहा था, that what Einstein chose as a profession would not matter. जो कुछ भी वो चूज करेगा अपने प्रोफेशन के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्यों? बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। यानी कि ये उनके हेडमास्टर कह रहे हैं, यानी कि द स्कूल हेडमास्टर सेज दैट ही विल नेवर बिकम अ सक्सेस, कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ऐसी गलतफहमियां स्कूल वालों को रहती हैं बच्चों के बारे में, क्योंकि जो बच्चे स्लो होते हैं स्कूल टाइम में, ऐसा लगता है इससे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो जीवन में बड़े बड़े कमाल कर जाते हैं। तो ऐसे ही आइंस्टाइन के साथ हुआ कि हेडमास्टर साहब ने तो ये डिक्लेयर कर दिया कि वो कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6. 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने वायलिन बजाना सीखना शुरू करा, because his mother wanted him to, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी। उनकी माँ का भी म्यूजिक पर रुझान था, इसलिए वो चाहती थी। He later became a gifted amateur violinist. हालांकि प्रोफेशनल वायलिनिस्ट तो वो नहीं बने,
लेकिन एमेच्योर मतलब जो लोग उसको प्रोफेशन के तौर पर तो नहीं अपनाते हैं, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र में बड़े कलाकार बन जाते हैं, तो ही वॉज एन एमेच्योर वायलिनिस्ट। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, इस स्किल को अपने जीवन भर उन्होंने मेंटेन करा, यानी कि ही ऑलवेज रिमेन्ड अ वायलिनिस्ट ऑल हिज लाइफ, यानी कि अपने पूरे जीवन में वो एक वायलिनिस्ट रहे। Now, but Albert Einstein was not a bad pupil. Pupil means a student. आपको पता होगा pupil और disciple का मतलब होता है student. Student. He was not a bad student. Was not a bad pupil. He went to high school in Munich. Munich जर्मनी में ही है. Munich में उन्होंने हाई स्कूल किया. Where Einstein's family had moved. जहां आइंस्टाइन की फैमिली चली गई थी when he was 15 months old, जब वो केवल 15 महीने के थे, and scored good marks in almost every subject। और ये बताते हैं कि उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे। आइंस्टाइन hated the school regimentation। regimentation means the orderly routine, क्योंकि स्कूल में एक स्ट्रिक्ट रूटीन होता है कि इस समय पे आपको ये करना है, इस समय पे ये करना है, और आपको ऐसे करना है, like that। तो that regimentation or that the set of rules that the school imposed upon the students, जो स्कूल impose करता था स्टूडेंट्स में, उसको वो नहीं नापसंद करते थे। and often clashed with his teachers, और टीचर्स के साथ हमेशा उनका पंगा हो जाता। और ये बात तय भी है, इंस्टीट्यूशंस में अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले बच्चे हैं वो आर्गुमेंटेटिव हो जाते हैं कई बार। At the age of 15 और 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टाइन felt so stifled, stifled means suffocated, यानी कि गला घुट जाना जैसे कहते हैं, stifled। Stifled means he felt so suffocated, there that he left the school for good। उन्होंने स्कूल को अलविदा कह दिया, उन्होंने कहा आप नहीं आएंगे स्कूल। The previous year, यानी कि उससे पहले साल में, Albert's parents had moved to Milan। एडवर्ड के पेरेंट्स जो हैं मिलान चले गए थे, मिलान इटली में है बच्चों, and left their son with relatives, और अपने बच्चों को relatives के पास यानी कि रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। After prolonged discussion, बहुत सारे डिस्कशन के बाद, लंबे डिस्कशन के बाद, Einstein got his wish to continue his education in German speaking Switzerland। आइंस्टाइन को जगह मिली एजुकेशन के लिए, वो कंटिन्यू कर पाए अपनी एजुकेशन इन अ जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में जहाँ की जर्मन बोली जाती थी और वो भी जर्मन थे। इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, और वो एक ऐसा शहर था जो कि म्यूनिक से भी ज़्यादा लिबरल था। लिबरल का मतलब जहाँ लोगों की एक्सेप्टेंस थी कि ठीक है आप इस तरह के हैं, आप मेरे जैसे नहीं लगते हैं या मेरे जैसे नहीं बोलते हैं या मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ वेलकम हैं क्योंकि आप एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के इंसान हैं। इसे कहते हैं बच्चों लिबरलिज्म। ठीक है। Now Einstein was highly gifted in mathematics. Highly gifted means he was such a genius in mathematics. Mathematics यानी कि गणित के मामले में वो एक जीनियस थे, and interested in physics, और वो फिजिक्स में इंटरेस्टेड भी थे। And after finishing school, और जब उन्होंने फिनिश कर लिया स्कूल की पढ़ाई पूरी करी, he decided to study at a university in Zurich। तो उन्होंने ज्यूरिक में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ना तय किया। He thought, he made up his mind that he would study in a university of Zurich। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man। लेकिन इस शानदार युवक को, dashing means was just magnificent, इस यंग मैन को सिर्फ साइंस ही अट्रैक्ट नहीं करती थी। विद द वॉलरस मुस्टैश, वॉलरस मुस्टैश क्या होती हैं आप देख सकते हैं दूसरे वाली फोटोग्राफ में, खास तौर पे मूछें जो हैं ऊपर होठों से ऊपर गिरती हुई, उन्हें बच्चों वॉलरस मुस्टैश कहते हैं। वॉलरस आपको पता होगा एक जीव होता है जो कि समुद्र के आसपास ही रहता है या बर्फ के आसपास रहता है और उसके बहुत लंबी मूछें होती हैं। ऐसी लंबी मूछों को वॉलरस मुस्टैश कहा जाता है। Now he also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marek।
मिल्वा मैरिक नाम की एक स्टूडेंट थी, उसमें उनको काफ़ी रुचि थी. whom he found to be a clever creature. उसको उन्होंने क्लेवर क्रीचर कहा. क्लेवर क्रीचर का मतलब एक बड़ा इंटेलिजेंट जीव. क्लेवर का मतलब कनिंग नहीं है बच्चों. क्लेवर इज ऑफन यूज्ड फॉर ब्रिलियंट. सो शी वाज अ ब्रिलियंट क्रीचर. दिस यंग सर्ब यानी कि सर्बिया की थी. तो ये यंग सर्ब जो थी हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप. यूरोप में काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ थी और ये म्यूनिक की यूनिवर्सिटी उनमें से एक थी. वेयर विमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ की विमेन जो है वो डिग्रीज ले सकती थी. आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स. उनको इसमें एक दोस्त नजर आया. अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स. फिलिस्टीन्स वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, जिन्हें बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं होता है, जिन्हें बहुत चीज़ों की समझ होती ही नहीं है. Such people are called Philistines, and they are awkward looking mostly, or they are not interested in whatever is going on in the world, or they know nothing much about it. तो उनके खिलाफ ये उन्हें एलाई का मतलब फ्रेंड मिल सकता था उसमें, तो इसलिए वो उसमें इंटरेस्टेड हुए. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. उसका अपने घर के लोगों से भी परेशानी थी और वो लोग जो उन्हें यूनिवर्सिटी में मिलते थे और जिनके साथ उनकी बनती नहीं थी. With whom he was at odds. At odds means he was not in good terms with, or not in friendly terms. So he was at odds with them. Now the couple fell in love. और दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में बंध गए. Letters survive in which they put their affection into words. वो letters भी मौजूद हैं जिनमें कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. और इसमें साइंस और टेंडरनेस मतलब एक सौम्यता, सॉफ्टनेस का ये संगम है. रोट आइंस्टाइन ने इसको कहा कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. कि अगर हम दोनों मिलके, हम दोनों मतलब दोनों प्रेमी प्रेमिका, वो दोनों मिलकर इस रिलेटिविटी, उन्होंने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि विक्टोरियस कंक्लूजन यानी कि एक विजय के तौर पर, एक ट्रायम्फ के तौर पर, एक जीत के तौर पर साथ में मना सकें. ये उन्होंने उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे. आई होप यू कुड अंडरस्टैंड दिस मच. यहाँ पर ज़्यादा कुछ हमने डिस्कस नहीं किया. इसमें सिर्फ यही था कि आइंस्टाइन कैसे जीनियस बने. 4 पेपर्स उनके ख़ास तौर पर लाइट मोशन और क्या क्या चीज़ें हैं वो, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. दीज 4 थिंग्स गॉट पब्लिश्ड इन जर्नल, साइंटिफिक जर्नल्स में. ये एक के बाद एक छपी और ये 4 चीज़ों ने उन्हें रातों रात, ही टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म का मतलब ही सरप्राइज द वर्ल्ड बाय सच ग्रैंड सक्सेस. अभी तक इसमें ये ख़ास बात है. और दूसरी बात ये कि उनकी मदर क्योंकि खुद भी वायलिन जानती थी, उनको भी उन्होंने वायलिन सिखाया, तो वो भी एक एमेच्योर आर्टिस्ट बन गए. बच्चों प्रोफेशनल एक होता है प्रोफेशनल मतलब जिसका पेशा ही ये करना है, वायलिन ही बजाना है, वो तो प्रोफेशनल वायलिनिस्ट हो गया. लेकिन दूसरी तरफ होते हैं एमेच्योर आर्टिस्ट. एमेच्योर आर्टिस्ट मतलब वो करते कुछ और हैं, उनका मेन जॉब कुछ और होता है, लेकिन साथ ही वो किसी और चीज़ में भी हाथ आजमाते रहते हैं. तो एज एन एमेच्योर आर्टिस्ट ही हैड गेन्ड a good reputation and he maintained it till end. और आखिर तक अपने वो ये काम करते भी रहे. उसके अलावा तीसरी चीज़ जो हमें नज़र आई वो ये है कि उनका लव अफेयर, जब वो म्यूनिक गए तो ये मिल्वा मैरिक से ये हमने चीज़ें पढ़ी. और बच्चों यहीं पे ये 7 पैराग्राफ्स वी हैव डन. आई एम टेकिंग इट स्पेशली बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग दिस लेसन फॉर UT2. And I shall also be taking a lesson from the other book and one poem from this book itself. I hope you understand whatever I speak to you. Thank you so very much.